एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे दो सेक्टर मॉडल में समग्र मांग का अर्थ क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसके तालिका, इसके डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के लेसन नंबर 4 से लिया गया है। इस लेसन का यह 7 नंबर वीडियो है। यदि आपने बाकी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पे जाके आप आराम से देख सकते हो। तो आइए समझते हैं कि दो सेक्टर मॉडल में समग्र मांग का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो सेक्टर का मीन्स क्या है। तो दो सेक्टर का मीन्स यह है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे ओनली फॉर दो ही क्षेत्र है, वरना अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं, लेकिन आपके जो 12th क्लास के अंदर है इसके अंदर ओनली 2 सेक्टर की बात कही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समग्र मांग का अर्थ क्या होता है। तो एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली समस्त मांग को समग्र मांग कहा जाता है। यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक वर्ष में जितनी भी मांगे होती है, जितनी भी डिमांड की जाती है, उन समस्त डिमांड को हम समग्र मांग कहते हैं। चाहे वो वस्तु की डिमांड उपभोक्ता करें, चाहे सरकार करे, चाहे निवेशक करे, चाहे हम निर्यात करें, इन सब की जितनी भी डिमांड होती है उन सबको हम समग्र मांग कहते हैं। लेकिन आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ओनली फॉर 2 क्षेत्र होते हैं, मतलब कि 2 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर होगा घरेलू क्षेत्र, सेकंड नंबर माना जाएगा श्रम क्षेत्र। यानी 2 ही सेक्टर हैं, एक तो घरेलू सेक्टर है, एक हमारा श्रम सेक्टर है। तो देखो, घरेलू सेक्टर है वो वस्तु की मांग उपभोग के लिए करता है। जो घरेलू क्षेत्र है उसमें हम उपभोक्ता आ जाते हैं और हम वस्तु की डिमांड क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि श्रम के उपभोग के लिए हम वस्तु की डिमांड करते हैं। जो सेकंड नंबर है श्रम क्षेत्र है, ये वस्तुओं की मांग निवेश के लिए करते हैं। 2 क्षेत्र है, एक घरेलू क्षेत्र है, एक श्रम क्षेत्र है। घरेलू क्षेत्र वस्तुओं का उपभोग करने के लिए डिमांड करता है, जबकि श्रम क्षेत्र है वो और ज्यादा निवेश करने के लिए वस्तु की डिमांड करता है। तो समग्र मांग का मीन्स है कि एक अर्थव्यवस्था जिसमें जो डिमांड उत्पन्न होती है एक वर्ष के अंदर, उनका योग हमारा समग्र मांग कहलाएगा। और 2 सेक्टर वाली अर्थव्यवस्था में केवल उपभोक्ता द्वारा और हमारे फर्म द्वारा जितनी भी डिमांड की जाती है उनका ही योग ही हमारा क्या कहलाएगा? समग्र मांग। समग्र मांग को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, यानी शॉर्ट में कह सकते हैं एडी। तो समग्र मांग का सूत्र क्या बनेगा? इसको हम समीकरण के रूप में भी शो कर सकते हैं, इसको हम सूत्र भी कह सकते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा समग्र मांग का सूत्र लगता है C + I + G + x - m के रूप में शो करते हैं, जो हमारे खुली अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं ना 2 सेक्टर, इसको हम बंद अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंदर न तो हमारी गवर्नमेंट है, न हम आयात व निर्यात करेंगे। तो घरेलू क्षेत्र डिमांड करेगा उपभोग के लिए, और जो श्रम क्षेत्र है वो निवेश के लिए करता है। तो निवेश को आय के रूप में शो किया जाता है और उपभोग को हम सी के रूप में शो करते हैं। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में एडी का मीन्स हो जाता है C + I। C + I और I के ऊपर जो मैंने बार लगाया है इसका मीन्स है कि जो निवेश किया जाएगा वो हमारा कौन सा माना जाएगा? स्वायत्त निवेश, यानी अनिवार्य निवेश, जिसे हम स्वतंत्र निवेश भी कह सकते हैं। तो एडी का मीन्स हो जाता है समग्र मांग, यानी कि एग्रीगेट डिमांड हो जाता है। सी का मीन्स हो जाता है उपभोग व्यय, और आई बार का मीन्स हो जाता है स्वायत्त निवेश। आई का मीन्स निवेश है, ऊपर जो बार लगाया है इसका मीन्स हो जाता है स्वायत्त, अनिवार्य रूप से निवेश करना पड़ता है। ये हमारा प्रेरित निवेश नहीं है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ हम निवेश करते हैं, ये हमारा स्वायत्त निवेश है। ये हमारा जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
अब जो उपभोग फलन है उसके अंदर हम स्वायत्त निवेश को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, समग्र मांग। उपभोग फलन का मीन्स है सी। उपभोग फलन के बारे में मैंने फुल डिटेल से वीडियो बना रखा है, यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पे जाके आप आराम से देख सकते हो। तो उपभोग फलन यानी इसको सी बोलते हैं, स्वायत्त निवेश यानी आई बार बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर समग्र मांग प्राप्त होती है और इसे हम निम्न तालिका व चित्र के द्वारा आराम से इसको हमने समझा रखा है। तो देखो, हम यदि समग्र मांग को ज्ञात करना तो हमें 4 कॉलम की तालिका बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम आय लिखेंगे। आय को वाई के रूप में शो किया जाता है क्योंकि आय फॉर इनकम होता है, इनकम का पहला अक्षर आई होता है। आय को तो हम निवेश के रूप में शो करते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंदर आय को हम वाई के रूप में शो करते हैं। उपभोग का कॉलम बना जिसको हम सी नाम दिया है। निवेश कौन सा हमारा, स्वायत्त निवेश, इसलिए हमने आई बार लिखा है। फिर हमें क्या ज्ञात करना, समग्र मांग यानी एडी वक्र में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आय लिया है, आय हमारे शून्य है, उसके बाद आय हमारे 100 रुपये हो जाती है, 200, 300, 400 और 500। समग्र मांग ज्ञात करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, उपभोग फलन। उपभोग फलन के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है, इसलिए उपभोग फलन ये कहता है कि व्यक्ति की आय शून्य रहने पर भी, व्यक्ति की आय शून्य रहने पर भी व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग जरूर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी दिन हमारी इनकम नहीं होती है, इनकम हमारी शून्य है, क्या हम किसी वस्तु का यूज नहीं करेंगे, क्या हम खाना नहीं खाएंगे, क्या हम बिल्कुल वे नहीं करेंगे, क्या हम वे करेंगे। हमारी इनकम शून्य होने पर भी व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग करता है और उस उपभोग को हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति की इनकम शून्य है फिर भी हम उपभोग कर रहे हैं, वो हमारा स्वायत्त उपभोग कहलाता है। ऐसा उपभोग हम बचत से राशि निकाल के कर सकते हैं या किसी से उधार लेकर हम उपभोग कर सकते हैं। तो व्यक्ति की इनकम शून्य रहने पर भी व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग करता है। उसके बाद जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है, व्यक्ति का उपभोग वे कंटिन्यू क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में कभी भी उपभोग नहीं बढ़ता है। मीन्स जितनी आय बढ़ेगी उससे कम हम क्या करते हैं, उपभोग खर्च करते हैं। फिर से कह रहा हूं, उपभोग फलन के बारे में डिटेल सी वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो। इसलिए मैं आय उपभोग पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। तो इतना समझ लीजिए कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा उपभोग बढ़ता है, लेकिन आय की तुलना में हमारा उपभोग कम बढ़ता है। अब हम बात करते हैं निवेश, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल में उपभोग भी आएगा, वो हमारा कौन सा आएगा, निवेश। और निवेश हमेशा क्या रहता है, स्वायत्त यानी अनिवार्य है कि इनकम चाहे कितनी बढ़ जाए निवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये हमारा स्थिर रहता है। इसलिए हमने निवेश को मान के चले 100 रुपये हैं तो इनकम के प्रत्येक स्तर पर निवेश हमारा क्या रहता है, 100 रुपये। क्योंकि ये प्रेरित निवेश नहीं है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ निवेश नहीं बढ़ता है, तभी तो मैंने यहाँ पर आई बार लगाया है। क्या लगाया है, आई बार। स्वायत्त रहता है, आय कितनी बढ़ जाए ये हमारा निवेश स्थिर रहता है। अब हमें ज्ञात करना है एडी यानी समग्र मांग ज्ञात करना, और समग्र मांग का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बता रखा है, सी प्लस आई बार। सी हमारा उपभोग व्यय हो गया, आई हमारा स्वायत्त निवेश हो गया, दोनों की टोटल कर ली हमने, ये हमारा क्या माना जाएगा, समग्र मांग मानी जाएगी। तो तालिका से हमने समग्र मांग को हमने ज्ञात कर लिया है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है समग्र मांग भी कंटिन्यू क्या होती है, अर्थव्यवस्था में बढ़ती जाती है। अब इसको हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम के रूप में अच्छे से क्लियर समझते हैं। तो यहाँ पे ओ अक्ष पर हम समग्र मांग को शो करेंगे, ओ अक्ष पर हम आय को शो करेंगे। यहाँ पर ओ वाई पर समग्र मांग है और ओ अक्ष पर आय को शो किया है। आय दे रखी है 0 से 500 तक दे रखी है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक मैंने शो कर रखा है।
यहाँ पे समग्र मांग है जो 200 से स्टार्ट होती है 450 तक जाती है, मैंने कंटिन्यू यहाँ पे शो कर रखा है। अब देखो व्यक्ति की आय 0 रहने पर भी निवेश कितना है 100 रुपये, आय 100 पर भी कितना निवेश 100 रुपये है, आय 200 होने पर भी निवेश कितना दे रखा है 100 रुपये। यानी आय के प्रत्येक स्तर पर निवेश हमारा स्थिर रहता है, इसलिए निवेश को हम एक सीधी रेखा के रूप में बनाते हैं, ये हमारा निवेश वक्र कहलाएगा। आय के प्रत्येक स्तर पर यह हमारा निवेश वक्र है, ओ अक्ष के समांतर रहता है। इसको हम क्षैतिज आकार भी कह सकते हैं। कौन सा आकार कह सकते हैं? क्षैतिज आकार का बनता है स्वायत्त निवेश। स्वायत्त निवेश का ढाल किस प्रकार का होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्षैतिज आकार का। अब हम बनाएंगे उपभोग वक्र। तो व्यक्ति की आय शून्य रहने पर उपभोग कितना दे रखा है? 100 रुपये दे रखा है। आय शून्य है, उपभोग 100 रुपये दे रखा है। इनकम 100 रुपये पर उपभोग 150 है। इनकम 100 रुपये है और उपभोग कितना दे रखा है? 150 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इनकम 200 रुपये पर उपभोग कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। इनकम 200 रुपये, उपभोग भी कितना दे रखा है? हमारे पास दे रखा है 200 दे रखा है। आय 300 है, उपभोग कितना दे रखा है? 250 दे रखा है। ये यहाँ पे लगभग आ जाएगा 250। फिर 400 इनकम पर उपभोग 300 दे रखा है। इनकम 400 है, उपभोग दे रखा है हमारे पास 300। फिर 500 इनकम पर उपभोग दे रखा है 450। तो उपभोग वक्र यहाँ से इस प्रकार से सीधी रेखा के रूप में गमन करेगा। यह हमारा क्या हो जाता है? उपभोग वक्र। हमारा क्या बन जाएगा? उपभोग वक्र। उपभोग वक्र बन गया। अब हम इसमें क्या करना है? उपभोग को यदि निवेश को जोड़ेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा? समग्र मांग। तो 0 पर कितना दे रखा है? 200। 0 पर दे रखा है 200। 100 रुपये इनकम पर हमारे समग्र मांग कितनी दे रखी है? 250 दे रखा है। फिर 200 इनकम पर समग्र मांग कितनी दे रखी है? 300 दे रखा है। फिर 300 रुपये पर समग्र मांग दे रखी है 350 दे रखी है, जो लगभग यहाँ पर आ जाएगा। फिर 400 इनकम पर समग्र मांग भी कितनी दे रखी है? 400 दे रखी है। फिर 500 पर दे रखी है 450, ये लो। इसको भी हम सीधी रेखा के रूप में बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा एडी वक्र बन जाएगा। एडी वक्र किसके बराबर है? C प्लस आई बार के बराबर होता है। तो एक बात ध्यान रखना है कि जब ये वक्र बनाओगे तो एडी वक्र और उपभोग वक्र का जो गैप है प्रत्येक कंडीशन में क्या रहेगा? समान रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम उपभोग में निवेश ऐड कर रहे हैं और निवेश प्रत्येक स्तर पर क्या है? सेम है, इसलिए दोनों का जो डायग्राम का जो बीच का अंतर है वो हमेशा सेम रहेगा। एक बात ध्यान रखना है, यदि आपके पास एग्जाम के अंदर टाइम कम है तो तालिका के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम एग्जाम के अंदर बिना तालिका से भी डायग्राम बना सकते हैं। बिना तालिका से भी डायग्राम बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओ से अक्ष रेखा खींचेंगे, यहाँ पे ओ से वाई आ जाएगा। सबसे पहले बनाएंगे हम निवेश वक्र। निवेश वक्र इस टाइप से सीधी क्षैतिज आकार का होता है और जहाँ से निवेश वक्र स्टार्ट होता है ना वहाँ से क्या होता है? हमारा उपभोग वक्र स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ से क्या बना देंगे? सी उपभोग वक्र बना देंगे। उसके बाद थोड़ा गैप लेकर प्रत्येक कंडीशन के अंदर दोनों का गैप समान रहेगा। अब हम यहाँ से क्या बना देंगे? एडी वक्र बना देंगे। यहाँ से हमने बना देंगे एडी वक्र। तो इस टाइप से आप न चाहो तो बिना तालिका से हम समग्र मांग वक्र बना सकते हैं। यह एग्जाम के अंदर टाइम कम रहे तो हम बिना तालिका से भी हम चित्र को बना देंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि 2 सेक्टर मॉडल में समग्र मांग किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम 2 सेक्टर में जैसे आज हमने समग्र मांग ज्ञात किया है वहाँ पर हम समग्र पूर्ति ज्ञात करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण कहाँ होता है। जो आय का निर्धारण होता है वो हमारा एडी वक्र और एएस वक्र जहाँ पर दोनों बराबर होते हैं वहाँ पर आय का निर्धारण होता है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, इसलिए आने वाली वीडियो को भी आप अच्छे से देखना है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना है।
अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।